विक्रमादित्य सिंह की जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जमती नहीं है। तो मैं वैसा गांधी जी का बंदर नहीं हूं कि मैं अपने आंखों को, अपने कानों को और अपने जो है मुंह को बंद कर दूं। क्या हॉली लॉर्ड्स का दबदबा खत्म होने लगा है? तलवार को निकालने में और तलवार को लहराने में कोई कमी ना रखी जाए। सरकार में दम नहीं है इलेक्शन में उतरने का? दर्शन भी मैं कर देता हूं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ मंत्री होना सत्ता है या संघर्ष? संघर्ष। कि क्या मंत्रियों और सरकार में तालमेल की कमी है? पहले आप हाँ करने लगे थे। कोई भी अधिकारी अपने को जो है वो शासक बनने की गलती ना करे। मेरा किसी के साथ मैंने कोई जमीन नहीं बांटनी है, मेरा किसी के साथ कोई घर नहीं बांटना है। अनिरुद्ध सिंह जी का एक बयान सामने आया, अपनी गलतियों का ठिकरा अधिकारियों पर नहीं फोड़ना चाहिए। देखिए, मगर मैं वैसा मान सम्मान अधिकारियों का नहीं कर सकता जैसे घायल एनएचएआई के अधिकारियों ने का हुआ था। हिमाचल के लिए अगर मुझे किसी से बुरा भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। नितिन गडकरी की आप खूब भूरी भूरी प्रशंसाएं करते हैं, क्या फेवरेट है वो आपके? कुछ नहीं करते, मिठाई खिलाते हैं और जो भी हम मांगते हैं वो दे देते हैं। यूपी बिहार स्पेसिफिक आपने कहा कि ये अफसरान जो है 3 साल का सरकार का कार्य पूरा हो रहा है, उस मंच के ऊपर अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे रहे हैं तो उस बयान की गंभीरता है। कि विक्रमादित्य जी ऐसे पंगे क्यों लेते रहते हैं कि उसके लिए कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। देखिए, मैं तो ट्रांसफरों में पढ़ता ही नहीं हूँ। प्रतिभा सिंह जी की अगर हम बात करें तो क्या वो किसी स्तर पर नाराज है या कुछ और बात है? बहुत बड़ा इंसिडेंट हरिपुरधार में हुआ है जी। पीडब्ल्यूडी विभाग को खूब इसमें कोसा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे तरीके से पल्ला झाड़ने वाली बात तो मैं करूंगा नहीं। जिस दिन आदमी ये बोलना शुरू कर दे कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं ही मैं हूँ, उस दिन मनुष्य का अंत है। आपसे ठेकेदार खासे नाराज है, एक तो पेमेंट्स को लेकर। बार आपने मंजू ठुकाई की जो है वो बात कर दी थी। ये गुणगान करते हैं कि आप दिल्ली से ये पैसा लेकर आए हैं, तो हमने डीपीआर हमने बनाई है, तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती है। वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा को लेकर के आपको बड़ी लंबी लड़ाई एक तरीके से जो है वो लड़नी पड़ी। सबसे अच्छी बात वीरभद्र सिंह जी की ये थी, मैं समझता हूँ कि राजनीति में रहते वो पढ़ते थे। लोग अपने बच्चों को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के पास लाते थे कि वो हाथ रख दे उन पे। थोड़ा भीमा काली टेम्पल की मैं बात करना चाहूंगा कि वहां पर एक विशेष तरह की पूजा होती थी और सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह उसको करते थे। उस प्रथा को मैंने कायम रखा है। क्या बात। रामपुर में जो आपका बहुत ही सुंदर पैलेस है, महल है, उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, ऐसा? अगर आप कुछ काल्पनिक या कुछ बनावटी बयान देंगे तो जनता को पता होता है, और जो बयान दिल से आ रहा है वो भी जनता को पता होता है। अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, उनकी क्वालिटीज को अगर हम इम्बाइब करेंगे, उनसे सीखेंगे। मनरेगा का जो स्कीम का नाम ही तो बदला है। भाजपा कह रही है कि क्या हो गया, नाम ही तो बदला है, जी नाम तो रखा है। सोशल मीडिया की राजनीति तक ही जो है वो सीमित है, जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। आपके हिसाब से कितनी गारंटियां पूरी हो चुकी है? भाजपा का ये कहना है कि ऑल्टो में पैक कर देंगे। मंडी की याद आती है आपको कभी? नहीं, मंडी तो हिमाचल का दिल है। जिस दिन से मैं विधायक बना हूँ, मैंने शिमला ग्रामीण, यहाँ से मैं पहली बारी विधायक बना, मैंने वहाँ के हर व्यक्ति को एक समान नजर से देखा है। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, मैं कभी नहीं पूछता कि ये भाजपा का है या कांग्रेस का है। नमस्कार, लाइव टाइम्स स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी पॉडकास्ट की एक विशेष सीरीज लेकर आया है। इस सीरीज में हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं, जिनका अलग वर्चस्व है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हिमाचल प्रदेश में खूब लोकप्रिय है। ना सिर्फ हिमाचल, भारतवर्ष में भी खूब लोकप्रियता इन्होंने कमाई है, क्योंकि इनका जो आमना सामना हुआ है वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से हुआ है। और आपको बता देना चाहेंगे, वो कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश के यंग डायनामिक लीडर और जो बेबाकी से अपनी बात हमेशा रखते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह की। आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी, बहुत लंबे समय के बाद आज हम बैठे हैं और बातचीत करेंगे। ये पॉडकास्ट हम कोशिश करेंगे थोड़ा इसको इंटरव्यू की तरह ना रखकर थोड़ा बातचीत के तौर पर रखेंगे और खुलकर। मुझे भी बहुत खुशी है कि ये जो लाइव टाइम्स है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग हाउसेज इन मीडिया हाउसेज इन हिमाचल प्रदेश जी। और विचारों का आदान प्रदान हमेशा होना चाहिए, और किस तरीके से आप प्रदेश की सकारात्मक दृष्टि के लिए आप अपनी बात मीडिया के चैनल्स के माध्यम से रखते हैं जी। उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ जी। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सबसे पहले वैसे तो आपको सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी और शायद हमें भी मालूम ना हो। तो आज सबसे पहले तो हम उन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली भी बातचीत करेंगे बाद में। जी। लेकिन सबसे पहले पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है, और मुझे लगता है कि हिमाचल से बाहर भी बहुत सारी जनता ऐसी होगी जो जानना चाहती होगी। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की भी अब जनता जो है वो खूब जानना चाहती होगी कि विक्रमादित्य सिंह जी का बचपन जो है वो कैसा रहा होगा। एक मुख्यमंत्री के घर में कोई पैदा होता है, कैसा बचपन रहा? देखिए, बचपन तो स्वाभाविक रूप से मैं कहूँगा कि बिल्कुल संतुलित था। ऐसा तो नहीं था जी। अब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जब से मैंने याददाश्त संभाली तब से मैंने ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को बहुत क्लोज नज़रिए से देखा है जी। इसका अपना पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव ये है कि हमें प्रशासनिक एक अच्छी पकड़ मिली है। जब आप जो है छोटी उम्र में ही बड़े अधिकारियों के साथ मिलना, बैठना, बात करना, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, बात करने का तरीका आता है। मगर उसके साथ साथ मेरे पिताजी जो मुख्यमंत्री थे उस समय और बहुत लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जितना वो व्यवस्था उनकी राजनीति में थी उसका कहीं ना कहीं एक खामियाजा फैमिली लाइफ पे भी था कि जो समय नहीं दे पाते थे। तो अगर मैं चाहूँ कि एज अ सन, अगर मैं एक बेटे के रूप में कहूँ, तो जितना समय वो मैं चाहता था उनसे वो शायद नहीं मिल पाया क्योंकि वो हमेशा राजनीति में व्यस्त थे। तो मैं समझता हूँ कि एक सिक्के के दोनों पहलू हैं जी। मगर हमें दोनों को देखना है, दोनों के पॉजिटिव भी है, दोनों के नेगेटिव भी है। मगर जो जीवन है अब उसी में ही हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होने वाला था कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चों में अक्सर ये दिक्कत, बच्चों को ये एक कमी महसूस होती है कि हमें वो समय नहीं मिल पाता। तो कैसा रिलेशन था आपका अपने पिताजी के साथ? रिलेशन तो बहुत अच्छा था। नहीं मतलब डांटते थे, प्यार से रखते थे? डांटते भी थे, पुचकारते भी थे, मगर बहुत डिसिप्लिनेरियन थे और डिसिप्लिन के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज उनकी ओर से नहीं होता था जी। एक बारी मुझे अक्सर मेरे हेडमास्टर भी स्कूल में इस बात को कहते हैं कि किसी कारण से जब किसी मेरी ग्रेडिंग होनी थी स्कूल में, तो एक टीचर ने उसमें जो है वो कंपैशन पे लिख दिया कि ये जो है इनमें कंपैशन नहीं है। अच्छा। तो ऐसी पासिंग रेफरेंस में लिखा होगा उन्होंने, मगर जब वो रिपोर्ट कार्ड मेरे घर पे गई तो मेरे पिताजी को इतना बुरा लगा कि वो उसी शाम को जो है वो BCS पहुंच गए और स्कूल में जाके हेडमास्टर से पूछा कि ये ऐसी रिपोर्ट कार्ड क्यों दी है। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे तो पता नहीं है, मैं पता करता हूँ। तो उन टीचर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैंने ऐसे ही एक कोई छोटा मोटा इंसिडेंस हुआ और उस पर मैंने ये लिख दिया, मगर इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर उससे उस चीज़ का पता चलता है कि इतनी व्यवस्था के बावजूद वो अपने दफ्तर से छोड़कर शाम को स्कूल में आए। और हेडमास्टर मुझे अक्सर कहा करते थे कि वो पहली और आखिरी बारी थी कि वो स्कूल में मेरे होते हुए वहाँ पर आए। तो ये दिखाता है कि वो हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े पद पे थे और व्यवस्थाएं में थे, मगर फिर भी एज अ फादर बहुत केयरिंग थे और छोटी छोटी बातें का बहुत ध्यान जो है वो रखते थे। अक्सर ये माना जाता है कि जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर आपके पिता रहे, कई मर्तबा रहे, प्रदेश को उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, कि वो अपने बच्चों को डांटते नहीं है या बड़ा पुचकार के रखते हैं। कभी आपको कोई ऐसा इंस्टेंस याद आता है कि कभी आपको डांटा हो या आपकी क्लास लगाई? नहीं, देखिए डांटते तो ऐसा तो नहीं थे, मगर उनकी आंखों से ही पता चल जाता था कि अगर वो नाराज है तो बिना कहे ही वो उनके बॉडी लैंग्वेज से और आंख से पता चल जाता था कि आज उनका मूड ठीक नहीं है या आज वो किसी चीज़ के ऊपर गुस्साए है। तो हम भी उसी तरीके से जो है वो अपने को ढाल लेते थे। तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जाते नहीं होंगे फिर? बिना कहे ही हम समझ जाते थे कि आज जो है कुछ गलती हुई है या ये चीज़ है। मगर उनका जो एक्सपीरियंस था, उनके साथ जो समय मैंने व्यतीत किया, उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान, उनकी प्रेजेंस का, उनका जो काम करने का तरीका था, उनका जो कंपैशन लोगों के प्रति था, वो मुझे सीखने को मिला है। और मैं सौभाग्यशाली इस बात को मानता हूँ कि मुझे उनके साथ इतना समय जो है वो व्यतीत करने का मौका मिला, जहाँ की वो मैं तो उनका बेटा था मगर वो प्रदेश की जनता को भी अपना परिवार समझते थे। तो इतने क्लोज क्वार्टर से मुझे उनको देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी क्वालिटीज़ को हम जो है वो आगे लेकर जाएं। एक बात आपने बड़ी अच्छी यहाँ पर कही, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ये बड़ी समस्या है कि अपने माता पिता के प्रति उनका जो है वो आदर नहीं है, वो आदर भाव नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब गुस्सा होते थे तो नज़रों से पता लग जाता था, तो वो जो एक
पुराना अदब संस्कार होते हैं वो देखने को नहीं, मिलता वो तो होने चाहिए बिल्कुल। आजकल जो मॉरल वैल्यूज हमारी डिक्लाइन हो रही है, है। वही मेन कारण यही है कि समाज और सोसाइटी में आज इतनी गिरावट आ रही है। इसलिए अपने परिवार को, अपने माता पिता को, एंड फॉर दैट मैटर केवल माता पिता ही नहीं, मगर परिवार में कोई भी बुजुर्ग हो या इस समाज में कोई भी बुजुर्ग हो, उनको मान सम्मान देना बहुत आवश्यक है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, आपको एक नई जोश के साथ आगे बढ़ने का जो है एक साहस मिलता है, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसमें ब्लेसिंग्स होना, मैं समझता हूँ बुजुर्गों का, वो बहुत ज़रूरी है। आपके पुराने यारकारों से पता लगता है कि आप बड़े शरारती हुआ करते थे, अब आप बड़े सीरियस हो गए हैं। तो ये बदलाव क्या सच में शरारती थे या फिर र्यूमर्स फैलाए हुए थे? इतना तो मैं कभी ज़्यादा शरारती नहीं था, पर हाँ ये ज़रूर है कि अब यंग एज में थोड़ी बहुत चीज़ें तो होनी भी चाहिए जी। अब वही याद रहती है। तो ऐसा कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें कर भी लेते थे स्कूल में, कॉलेज में, मगर ओवरऑल मैं समझ सकता हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि अपने बारे में बात कह रहा हूँ, मगर मैंने कभी भी कोई जो है किसी रेखा को जो है वो लांगा नहीं। निशानेबाजी में आपने नेशनल खेला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो ये कहाँ से इंटरेस्ट जागा आपका? या नहीं, ये तो देखिए अब एक राजपूत होने के नाते जो है शिकार और ये सब चीज़ें तो हमेशा हमारे डीएनए में रहा ही। जी। मगर क्योंकि अब जो है वो शिकार कहीं ना कहीं बंद हो गया है या कम हो गया है, उस पर बैन लग गया है, तो मैंने ये सोचा कि जब स्कूल के समय से मैंने इसको जो है बिल्ड किया, और स्पोर्ट्स में, हालांकि हम अलग अलग स्पोर्ट्स में मैं पार्टिसिपेट करता था, मगर शूटिंग को मैंने सीरियसली लिया, तो मैंने उसमें नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया, फिर ट्रैप शूटिंग शुरू किया, फिर जब मैं दिल्ली में गया विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, वहाँ पे भी मैंने इसको कंटिन्यू किया और हिमाचल को रिप्रेजेंट भी किया नेशनल्स में। तो मैंने आगे भी उसको परस्यू करना चाहता था, मगर फिर आगे व्यवस्थाएं आ गई। यूथ कांग्रेस का मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया, फिर आगे इलेक्शन आ गए और फिर विधानसभा में आ गए, तो उसकी वजह से उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। मगर मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई स्पोर्ट हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक किस्म से एक तो ये स्ट्रेस बस्टर है। आज के ज़माने में जितना प्रेशर हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है, पर्टिकुलरली फोन्स का, सोशल मीडिया का, इन सब चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे आपको रिलीव करने के लिए, चाहे आप जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, चाहे स्विमिंग कर रहे हैं, चाहे आप जिम्नेजियम में जा रहे हैं, चाहे स्क्वॉश खेल रहे हैं, एनी स्पोर्ट, ये खेलना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो अंदर की एक जो सही रूप से चैनलाइजेशन ऑफ फोर्स है, वो सही रूप से आगे निकल सकती है। अदरवाइज उसके नेगेटिव परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से जो है सुसाइड्स समाज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, आपसी जो है आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से फैमिलीज में परेशानियां बढ़ रही है, सामाजिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ उसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसको रिलीज करने का, इंटेंशंस को, वो स्पोर्ट्स है, जिसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। अभी भी करते हैं आप शूटिंग या फिर छोड़ दिए? नहीं, अभी भी कभी कभी करता हूँ, पर इतना रेगुलरली अब उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे एक बड़ा पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको क्या सबसे ज्यादा जो है वो अपने पिता की कमी महसूस कब हुई, और सबसे ज्यादा अहमियत कब आपको लगा, महसूस हुआ कि कितनी अहमियत थी उनकी? नहीं, मैं सच कहूँ तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो, उनकी कमी मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि उनका ऐसा ऑरा था। आज मैं कहीं पर भी किसी भी प्रदेश के कोने में जाता हूँ तो लोग उनकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में है। और जिस दिन उनका देहांत हुआ, हो सकता है थोड़े घंटों के लिए मुझे दुख भी हुआ, बुरा भी लगा और कुछ आंसू भी आए, मगर उसके बाद मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग हुई, और मैं बिल्कुल सच बात ही आपसे कह रहा हूँ, कि वो हमारे बीच में है, उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। और मैंने उस दिन से आज के दिन तक मुझे कभी भी ये बुरा नहीं लगा, और कभी भी मेरे को मन में ये नहीं लगा कि वो हमारे साथ नहीं है। ये तो एक नेचुरल बात है कि समाज को और दुनिया को छोड़ के सबने जाना है, मगर उनके प्रिंसिपल्स जो है, उनके जो कमाए हुए लोग हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो आज लोगों में जीवित है, और उसी तरीके से आदमी जीवित रहता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, और उनके साथ साथ और भी जो वैल्यूज़ उन्होंने बहुत से लोगों से सीखी भी, वो सबसे अच्छी बात वीरभद्र सिंह जी की ये थी, मैं समझता हूँ, कि राजनीति में रहते वो पढ़ते थे। ही वॉज अ वेरी वेल रेड मैन। उन्होंने सारे इतिहास, चाहे वो रशियन जार्स का था, चाहे वो अमेरिकन हिस्ट्री का था, चाहे वो चाइनीज़ हिस्ट्री का था, जापानीज़ हिस्ट्री का था, वो पढ़ते थे।
तो वो मैं समझता हूँ कि जो एक नॉलेज है, नॉलेज का एक पिटारा है, वो होना बहुत आवश्यक होता है। उससे आपकी जो डेप्थ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, वो बढ़ जाती है। तो वो हमने उनसे सीखने का प्रयास किया है। सुना है आप भी गाड़ी में चलते चलते पढ़ते रहते हैं, सत्य है ये ये मैं कोशिश करता हूँ, इतना नहीं कर पाते मगर हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग जॉनर्स के, कभी नॉवेल्स, कभी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का हम प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उससे जो इवॉल्विंग परिस्थितियाँ हैं वो हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है, और वो होनी भी चाहिए। करंट अफेयर्स है, चाहे हिस्ट्री है, और अगर हम भविष्य की भी बात करें, डेवलपमेंट अगर भविष्य का भी करना है, उसके लिए जो ढांचा है वो हिस्ट्री है कि हमारा इतिहास क्या रहा है, चाहे प्रदेश का है, चाहे देश का है। जब तक आपको उसकी थरो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप भविष्य के बारे में रणनीति नहीं बना सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ उसमें कि जितना ज़्यादा हम पढ़ सके, जितना नॉलेज इम्बाइब कर सके। तो कमियां भी रहती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमको पता है। और मेरे पिताजी हमेशा अक्सर ये कहा करते थे कि आपके जीवन के आखिरी दिन तक व्यक्ति जो है वो एक लर्नर है, कीन लर्नर है। उनको सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन आदमी ये बोलना शुरू कर दे कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं ही मैं हूँ, उस दिन मनुष्य का अंत है। जी। कुछ सवाल ऐसे हैं मेरे कि अगर मैंने आपसे नहीं पूछे तो वो एक तरीके से या तो आपने जो पूछना है आप पूछिए। आपको याद होगा जब आपने मेरा पिछला इंटरव्यू भी किया था, जी। मैंने उसमें भी कहा था मेरा जीवन जो है वो खुली किताब है। तो आपने जो पूछना है आप खुले मन से पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बात आपके पिताजी की हो रही है। ऐसा कहा जाता था, अब आपने शायद ये महसूस किया होगा या देखा होगा कि लोग अपने बच्चों को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के पास लाते थे कि वो हाथ रख दे उन पे। तो ऐसा ऐसा सच में था, होता था ऐसा कुछ? नहीं, आते थे बिल्कुल। बहुत से बच्चे सुबह जब वो, खास करके जिस दिन छुट्टी होती थी, क्योंकि वैसे छोटे छोटे बच्चे, वैसे तो जब वो सरकार में होते थे तो अक्सर दफ्तर में बिजी रहते थे जी। मगर जब नहीं थे, या खास करके जब ऑपोजिशन में होते थे, तो वो पूरे दिन अपने घर पे हॉली लॉज में बाहर धूप में बैठते थे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे कभी आ जाते थे। हनुमान मंदिर लोग अक्सर जाते हैं, तो वापसी में आ जाते हैं। हाँ। हनुमान जी के दर्शन किए ऊपर, और जाते जाते राय साहब के दर्शन कर देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं था कि उनको घर पे कोई रोक रहा है, कोई जा रहा है। सब आके मिलते थे, आशीर्वाद लेते थे और चले जाते थे। तो ये चीज़ें हमने बचपन से देखी है, तो हम भी उस चीज़ को अब आस्ते आस्ते फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लोगों के साथ सीधा संपर्क, और वो बनाना आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण भी है, और उसमें बहुत सी कमियां भी हैं, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको हम पूरा बना कर रखें। थोड़ा भीमा काली टेम्पल की मैं बात करना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है, ये भी एक र्यूमर या सच्चाई पता नहीं कितनी इसमें, कि वहाँ पर एक विशेष तरह की पूजा होती थी और सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह उसको करते थे। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ऐसा था कि उन्होंने ये प्रण लिया था कि हर अष्टमी में, और जो दुर्गा अष्टमी है उसमें, हर अष्टमी में वो जो है भीमा काली मंदिर में माथा टेकने जाते थे जी। और उन्होंने ये कहा था अपने अधिकारियों को कि मैं प्रदेश के या देश के किसी भी कोने में हूँ, आपने मुझे शाम के 8 बजे सराहन में पहुंचाना ही पहुंचाना है। और वो पहुंचते थे। कभी वो लोकसभा के चुनाव चल रहे होते थे, विधानसभा के चुनाव चल रहे होते थे, पर अगर प्रदेश का 12-12 घंटे का सफर तय करके, उस समय तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, तो 12-12 घंटे का सफर तय करके रात को सराहन पहुंचते थे, और वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई करते थे। तो उनका एक बिलीफ था, उनका एक विश्वास था, और उस विश्वास का मैं समझ सकता हूँ कि माँ भीमा काली का अटूट आशीर्वाद उनके ऊपर रहा, जिसका हम तो वैसे भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, प्रदेश में देवभूमि है। तो जो ये उनका आशीर्वाद रहा, उसकी वजह से प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बनना, केंद्रीय मंत्री बनना, इतने लंबे समय तक प्रदेश के लोगों का नेतृत्व करना, कहीं ना कहीं उसमें दैविक कृपा जरूर थी। इससे जो है वो इस चीज को से इनकार नहीं किया जा सकता। आप भी जाते होंगे पूजा करने कभी? निश्चित तौर से मैं भी हर अष्टमी में जाता हूँ, और उसके साथ साथ जब भी मुझे मौका लगे, महीने में 1-2 बारी, 2-3 महीने में एक बारी जरूर मैं जाने का प्रयास करता हूँ। आप अष्टमी में जाते हैं? हर अष्टमी में। क्या बात है, उस प्रथा को मैंने कायम रखा है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, और होना भी चाहिए। दूसरा एक ये भी है कि रामपुर में जो आपका बहुत ही सुंदर पैलेस है, महल है, उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, ऐसा बोलते हैं वहां पे लोग कि बहुत कम लोगों ने देखा है अंदर से। नहीं, उसमें कुछ ऐसा है? अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके जो निचले जो
उसमें जो नीचे हॉल कमरा है या ड्राइंग रूम्स है, वहाँ पे एनीबडी कैन गो। अब हम सबको तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन सबको तो नहीं मान सकते, मगर जो उसके प्राइवेट क्वार्टर्स है निश्चित तौर से वो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज है, तो वहाँ पे सबको जाना अनुमति नहीं है। मगर बाहर लॉन में या पैलेस के कंपाउंड में कोई भी जाकर देख सकता है। वो तो एक हमारा बेशक रेजिडेंस है, मगर वो बुशहर रियासत का इतिहास भी है जी। और हमारे पूर्वजों ने उसको बनाया है जब रियासतें हुआ करती थी। आज बेशक रियासतें नहीं है, मगर जो एक हमारा बॉन्डिंग प्रदेश के लोगों के साथ है, उस क्षेत्र के लोगों के साथ है, वो तो चलती रहनी चाहिए। जो रीत बनी हुई है वो रीत सदा चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। आप एक युवा विक्रमादित्य सिंह में और जो आज आप विक्रमादित्य सिंह है उसमें क्या बड़ा डिफरेंस देखते हैं? क्या लगता है आपको कि युवा विक्रमादित्य सिंह ऐसे हुआ करते थे और मुझ में अब ये थोड़ा बदलाव? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अगर आप मुझे आज से 5 साल पहले 5 प्रश्न पूछते तो मैं 5 के आपको उत्तर फटाफट दे देता जी। आज मैं हर उत्तर को जो है सोच समझ कर आपको दूंगा जी। तो स्थिरता आई है, मैच्योरिटी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आई है और समय के साथ आई है जी। कई जगहों पे धक्के भी लगे हैं, कई जगहों पे देखने को भी मिला है, कई जगहों पे एक्सपीरियंस, ग्राउंड एक्सपीरियंस से चीज़ें मिली है, कई जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से चीज़ें मिली है। जब आप अगर मुझे 5 साल पहले कुछ पूछते तो उस समय मेरे पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, मैं किसी और तरीके से जवाब देता। आज जब आप मुझे कुछ पूछ रहे हैं तो 3 साल मुझे मंत्री रहते हुए हो गए, तो मुझे ये भी पता है कि कहना कुछ और बड़ा आसान होता है, मगर आज उसको पूरा करना के लिए 100 तरीके की चीज़ों को सोचकर फिर उसको पूरा किया जाता है। सबकी नजरें सबकी नज़रें भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है और उसमें जो शॉर्टकमिंग्स है वो भी हमको देखनी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि समय के साथ साथ परिपक्वता आस्ते आस्ते आती है और वो अच्छी बात है, तो वो हमें भी आनी शुरू हो गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप पहली बार मंत्री बने हैं जी, और पहली बार आपको ये मौका मिला है। 3 साल का आपका कार्यकाल भी लगभग हो चुका है, तो इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना आसान, कितना मुश्किल? मैंने तो जब मैं पहली बार कैबिनेट मीटिंग में गया जी, सब अपने अपनी बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे और मंत्री बात कर रहे थे, तो मैंने तो कहा कि मैं 34 साल की उम्र में पार्टी की हाईकमांड की आशीर्वाद की वजह से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग की वजह से मंत्री बना हूँ, तो ये तो मेरा इंटर्नशिप पीरियड है, मैंने तो सीखना है और मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ। तो मैंने डे 1 से यही सोच रखी है कि मैंने सीखना है, मुझे प्रयास करना है, सबका आशीर्वाद लेना है और जितना इस कुर्सी पे बैठकर प्रदेश की जनता का भला कर सके उतना भला करना है। उसमें कमियां भी रहेगी, उसमें शॉर्टफॉल्स भी रहेंगे, उसमें हो सकता है कि हम अपने सारे लक्ष्यों को पूरा ना कर सके, मगर एक डेडिकेटेड प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक प्रयास होना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने पहले दिन से ये प्रण लिया कि मैं जो भी कार्य करूंगा वो हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए करूंगा। हो सकता है उसमें सब में सफल ना हूं, मगर प्रयास हमेशा सबको आगे ले जाने का रहेगा। हाल ही में आपको एक अवार्ड मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की तरफ से ये दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। क्या है ये, थोड़ा बताएं इस बारे में, किस फील्ड? क्योंकि हमें तो मालूम है लेकिन जनता को बताएं किस फील्ड में। मैं धन्यवादी हूं कि जो ये एक संस्था है जी, उन्होंने जिस तरीके से हमने खास करके आपदा के समय में लोगों के साथ एक संपर्क बनाया, जिस तरीके से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं हमेशा प्रयास करता हूं कार्य करने का, और सब चीज़ें उन्होंने देखी तो शायद उसमें उन्होंने कुछ सोचा होगा और ये सम्मान दिया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मगर मैंने हमेशा ये कहा, ठीक है वो सम्मान है, उसका मैं धन्यवाद है, मगर सबसे बड़ा सम्मान मेरे लिए प्रदेश की जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। तो मैंने वहां पर भी ये कहा कि मैं अपने सम्मान को अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को समर्पित करता हूं और जो भी भविष्य में भी कोई सम्मान है या कोई प्यार है वो मैं हमेशा उसको, जो तराजू है दैट विल ऑलवेज बी द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसी में उसको तोला जाएगा। उनके प्यार और आशीर्वाद ही मेरा जो सम्मान है और जो तराजू है वो वही रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। क्या किसी नेता को पहले मिला है इस तरह का? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके। कई बार आप जब स्टेटमेंट देते हैं या बयान आप देते हैं, बहुत बार कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें जो है वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की झलक आती है। कई बार ऐसा लगता है कि वही बात कर रहे हैं, तो क्या ये वास्तविक है या फिर आप फॉलो करने की कोशिश? देखिए, मैं जो भी कहता हूँ वो मैं हमेशा सच्चे दिल से कहता हूँ। वास्तविक है, हो मतलब सकता है, नेचुरल है। हाँ बिल्कुल नेचुरल है, 100% नेचुरल है। और जो भी और वो दिखता है। अगर आप कुछ काल्पनिक
या कुछ बनावटी बयान देंगे तो जनता को पता होता है, और जो बयान दिल से आ रहा है वो भी जनता को पता होता है। हम किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो ये इस चीज को जानती भी है, समझती भी है कि क्या बयान दिल से है, क्या बयान दिमाग से है। तो मैं हमेशा दिल की सुनता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों में है, मैंने उसमें हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध किया है। वही मेरी फिलॉसफी जब मैं विपक्ष में था उस समय भी थी, और आज भी हम उसी बात के ऊपर कायम हैं, उसी बात के ऊपर टिके हैं, और हम हमेशा हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। उस पर कभी कभी बात कहनी भी पड़ती है, आवाज़ उठानी भी पड़ती है, कठोर शब्द भी कहने पड़ते हैं, मगर मैंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी पे आहत या प्रहार करने की कोशिश नहीं करी। जो भी बात करी सैद्धांतिक करी, जो भी बात करी मूल्यों के ऊपर करी, जो भी बात करी आंकड़ों के ऊपर करी, और जो भी बात करी वो मुद्दों के ऊपर करी। मैं हमेशा अपनी राजनीति को मुद्दा आधारित और आंकड़ा आधारित कर जो है वो आगे ले जाने में विश्वास रखता हूँ। जी सर, हॉली लॉज की अगर हम बात करें तो कभी एक दौर हुआ करता था जब कांग्रेस की पूरी राजनीति वहीं से चलती थी। अब अगर हम प्रदेशाध्यक्ष की बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष का पद भी अब हॉली लॉज में नहीं रहा। जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हुई है उसमें भी इक्का दुक्का लोग हैं जो हॉली लॉज से संबंध रखते थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या हॉली लॉज का दबदबा खत्म होने लगा है? देखिए, दबदबा कोई केवल पदों से नहीं बनता है जी। मैं इस बात से बिल्कुल, आपकी बात से मैं समझता हूं कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता जी। दबदबा शब्द राजनीति में होना नहीं चाहिए। शब्द का सही प्रयोग अगर होना चाहिए वो प्यार, समर्थन और विश्वास होना चाहिए। और मैं इस बात को आज पूरे दमखम के साथ आपके बीच में कह रहा हूं कि जितना विश्वास हॉली लॉज का प्रदेश की जनता में पहले था उतना ही विश्वास आज भी है। आपने दौर की बात करी, तो दौर आज है, कल है कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, समय बीतते पता नहीं चलता है। तो मैं हमेशा जो है हर चीज को जो है वो प्यार और समर्थन के तराजू में, जैसे मैंने कहा, उसमें देखता हूं। तो ये चीजें समय के साथ बदलते रहती है, और हमारे लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना हमेशा से हमारा जो है वो एजेंडा रहा है। आज भी मुझे वो दिन याद है, हालांकि मैं उस समय, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मगर मुझको आज भी हमको वो चीज़ें मेरे जहन में है कि जब कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, जब 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यालय बंद किए गए थे, तो 3 साल तक कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हॉली लॉज से चला है। तो मैं हमेशा से हॉली लॉज कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा है, और उस दृष्टि पे हम हमेशा आगे चलते रहेंगे, उस सोच के साथ हम हमेशा आगे चलते रहेंगे, और पार्टी को मजबूत करना ही हमारा जो है वो परम दायित्व है, और नए खून को पार्टी में लाना ये हमारा दायित्व है। केंद्र में आपकी खूब जमती है यहाँ की जो सरकार है वो ये रोना रोती है कि अब बजट जो है वो नहीं है, या बजट जो है वो नहीं आ रहा है, केंद्र की सहायता नहीं मिल रही है। आप खूब भर भर के वहां से ला रहे हैं, कभी पीएमजीएसवाई के लिए ला रहे हैं, कभी 2300 करोड़, कभी 2500 करोड़। क्या सेटिंग है? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने पर हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा कि डे 1 से मैंने हमेशा एक सकारात्मक सोच रखी है, और मैंने राजनीति में आइडियोलॉजी और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपकी संगठनात्मक जिम्मेवारियां हैं और एक आपकी प्रशासनिक जिम्मेवारियां हैं, उन दोनों चीज़ों को मैंने कभी मिलाया नहीं है, और ना मैं कभी मिलाऊंगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलनी चाहिए। जहाँ तक हमारी आइडियोलॉजी की बात है, विचारधारा है, वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता पंडित नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उन्होंने जो कांग्रेस को का संचालन किया है और कांग्रेस की विचारधारा है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। मगर जहां तक प्रशासनिक जिम्मेवारी की बात है, वो हम पार्टी के चश्मे से नहीं देखते हैं, वो हमको प्रदेश के हित में काम करना है। जब मेरे पिताजी अक्सर ये बात कहा करते थे कि अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो मैं केवल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं प्रदेश के उस समय 60 लाख लोगों का मुख्यमंत्री हूं। आज वो आबादी बढ़कर 75 लाख हो गई है। तो हमें जो भी कार्य करना है, जो भी सोच रखनी है, जो भी एक्शन होना है, वो प्रदेश के 75 लाख लोगों को मन में रखते हुए करना है। और मैंने उसी सोच के साथ हमेशा केंद्र के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करी। जहां तक मेरे विभागों की बात है, मैंने पूरी मजबूती से, चाहे वो नितिन गडकरी जी है
चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी है, जो मेरे विभागों से संबंधित मंत्री है। हम लगातार उनसे मिलते हैं, हिमाचल के मसलों को रखते हैं, हिमाचल के मुद्दों को रखते हैं, और हिमाचल को सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए। और मैं इसको सहयोग नहीं कहूँगा, ये सहयोग नहीं है, ये हिमाचल का अधिकार है, हिमाचल का हक है। जो यहाँ से टैक्स पेयर का पैसा केंद्र को जा रहा है, उसको वापस हिमाचल में लेकर आना, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, चाहे वो ग्रांट्स है, वो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। जब तक हम इस पद के ऊपर है, जहां तक प्रशासनिक जिम्मेवारी की बात है, हम हमेशा एक सेतु का कार्य केंद्र और प्रदेश के बीच में करते रहेंगे। यही सीख मुझे वीरभद्र सिंह जी ने दी है, और इस रास्ते पर हम हिमाचल को आगे ले जाने का भरसक प्रयास हमेशा ताउम्र करते रहेंगे। नितिन गडकरी की आप खूब भूरी भूरी प्रशंसाएं करते हैं, क्या फेवरेट है वो आपके? फेवरेट की बात नहीं है, देखिए, मगर हिमाचल के लिए उन्होंने हमेशा सहयोग दिया जी। जब भी मैंने उनके पास गया, मैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। ये आज पूरे प्रदेश को ये बात पता है। तो मैं हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूँ। जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, जहां तक भाजपा की विचारधारा की बात है, हमने खुले मंच से, चाहे विधानसभा के अंदर है चाहे बाहर है, हमने उसका अपोज किया है और रिकॉर्ड के ऊपर किया है, और भविष्य में भी करेंगे। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि हम आइडियोलॉजी को और प्रशासनिक जिम्मेवारियों को मिलाना नहीं चाहते, ये दोनों अलग चीजें हैं, अलग ही रहे। मैं समझता हूं कि ये बेहतर मेरे लिए भी है और प्रदेश के लिए भी है। क्या कहते हैं केंद्र के नेता जब आप जाते हैं हिमाचल के बारे में? कुछ नहीं करते, मिठाई खिलाते हैं, और जो भी हम मांगते हैं वो दे देते हैं, तो हम तो खुश हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बाकी जो मंत्री जाते हैं वो भी भर भर के वो भी करते हैं, सब करते हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जी, बाकी सब लोग करते हैं, सब अपने अपने प्रयास करते हैं, सब अच्छी तरीके से करते हैं, मगर मैं केवल अपनी बात कह सकता हूँ। जी सर, आपका जो अभी हालिया एक बयान सामने आया है जिससे खूब कंट्रोवर्सी हुई है, और आपके कुछ मंत्रियों ने वहां से स्टेप बैक किया है। मैं आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूं, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। आपने कहा कि शासक बनने की कोशिश ना करे, यूपी बिहार स्पेसिफिक आपने कहा कि ये अफसरान जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं हिमाचल के साथ, और उप मुख्यमंत्री के बयान को कोट कर। देखिए, ऐसा है, मैं जो भी बात कहता हूँ बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ, और आज फिर से बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित है, उसको साधना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। मैं ये भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कि जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे वो गैर हिमाचली बाहर से, हम सबका मान सम्मान करते हैं, सबको हम एक नजरिए से देखते हैं जी। और आईएएस आईपीएस जो हिमाचल के अंदर बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, हम संवैधानिक ढांचे को भी समझते हैं। हमको पता है कि वो हमारे प्रदेश के लोग भी बाहर के राज्यों में जाते हैं और बाहर के प्रदेश के अफसर भी हिमाचल में आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मगर हमने ये बात करी है कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, और इसमें मैंने उप मुख्यमंत्री जी का जो है वो रात के अंधेरे में मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने कुछ समझकर ये बात कही होगी। जब 3 साल का सरकार का कार्यालय 3 साल का सरकार का कार्य पूरा हो रहा है, उस मंच के ऊपर अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे रहे हैं तो उस बयान की गंभीरता है। और मैंने ये बात करी है कि हम सबका सम्मान करते हैं, मगर हमको ये ध्यान रखना है कि हिमाचल के हित अगर कोई अनदेखी कर रहा है तो उसको उठाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर हम उसको नहीं उठाएंगे तो हम अपने पद के साथ, अपनी जिम्मेवारी के साथ, और जो विश्वास जनता ने हमको दिया है, हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो क्या ये अफसर कुछ घुमाव फिराव करते हैं, चीजें घुमाते हैं? देखिए, कुछ चीजें होती है। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, और ना ही मैं सार्वजनिक तरीके से नाम लेने में विश्वास रखता हूं, मगर जहां पर भी ये मुद्दा उठाना है, मैं इसको निश्चित तौर से उठाऊंगा, क्योंकि ये चीज मेरा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। मेरा किसी के साथ मैंने कोई जमीन नहीं बांटनी है, मैंने किसी के साथ कोई घर नहीं बांटना है। मैं अगर कोई भी बात कर रहा हूं तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के हक की बात कर रहा हूं। इसमें 2 बड़ी चीजें मैं कह सकता हूँ, आप चाय भी लीजिए जी। उसमें 2 ऐसी चीजें सामने आई हैं सर। एक तो आप ही के मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने कल ये कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, मतलब वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और साथ ही में आज अनिरुद्ध सिंह जी का एक बयान सामने आया, बड़ा ही सुनने में अटपटा सा लगा कि अपने ही मंत्री को लेकर ऐसा बयान है। उन्होंने कहा, मैं आप कोट करना चाहूंगा एक बार, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अफसर काम नहीं करते हैं, काम करवाना
आना चाहिए और अपनी गलतियों का ठिकरा अधिकारियों पर नहीं फोड़ना चाहिए। देखिए, मैं दोनों जो हमारे सहयोगी मंत्री है दोनों का बहुत मान सम्मान करता हूँ। दोनों मेरे से उम्र में भी बड़े हैं जी मेरे से रुतबे में भी बड़े हैं जी। और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ और मैं अधिकारियों का भी मान सम्मान करता हूँ। मगर मैं वैसा मान सम्मान अधिकारियों का नहीं कर सकता जैसे घायल NHAI के अधिकारियों ने का हुआ था। वैसा मान सम्मान मेरे से नहीं होता है। तो मैं जो कहता हूँ वो साफ शब्दों में कहता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल के लिए अगर मुझे किसी से बुरा भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। मगर जहाँ तक ये बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही, हमने तो केवल उसको सेकंड किया है और आने वाले समय में भी जहाँ पे मुझे लगेगा हम इस चीज़ को निश्चित तौर से करते रहेंगे। आपके जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल जोर वाले प्रशंसक जिसको कहते हैं, समर्थक तगड़े वाले, वो कहते हैं कि विक्रमादित्य जी ऐसे पंगे क्यों लेते रहते हैं कि अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, इस तरह के पंगे लेने ही क्यों हैं? ये पंगे लेने की बात नहीं है। देखिए, इसमें कोई पंगे लेने की बात नहीं है और मैंने आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि मेरा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। अगर पंगे लेने का मेरा मिजाज होता तो मैं केंद्र के साथ इतना संवाद नहीं करता। मगर मैंने हमेशा सकारात्मकता की राजनीति को अपनाया। मैंने हमेशा जो है जोड़ने की राजनीति को अपनाया। मैंने हमेशा प्रदेश के हितों को आगे रखने को अपनाया। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि अगर मुझे कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, मैं उस पर अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकता हूँ। मैं वैसा गांधी जी का बंदर नहीं हूँ कि मैं अपने आंखों को, अपने कानों को और अपने जो है मुंह को बंद कर दूं। क्या बात है ये तो कोट ही बन गया। अच्छा सर, अब मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा। आप समय समय पर ये बात कहते आए हैं कि जो अड़ंगा अड़ाते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या सिर्फ अधिकारी ही अड़ंगा अड़ाते हैं या आपको लगता है नेता लोग भी अड़ंगा अड़ा देते हैं कई बार? ऐसा नहीं है। कैसे नहीं, अब सब अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। मैं ये आपको कह सकता हूँ मनोज जी कि मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ। मेरे में भी कमियां हैं, बहुत कमियां हो सकती है, मगर मैं हमेशा सीखने के इच्छा से आगे बढ़ता हूँ। अच्छी क्वालिटीज सबसे सीखनी चाहिए। अपने पार्टी में भी बहुत से वरिष्ठ नेता है, मगर जहाँ तक क्वालिटीज की बात है, हमें सब लोगों के साथ सब लोगों की क्वालिटीज को इम्बाइब करना चाहिए। मैं इस विचारधारा से आता हूँ। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, उनकी क्वालिटीज को अगर हम इम्बाइब करेंगे, उनसे सीखेंगे तो निश्चित तौर से उससे हमारा एक्सपीरियंस इन्हांस होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक कोर प्रिंसिपल की बात है वो मैंने आपको साफ कर ही दिया है कि मैं हमेशा, जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, जहाँ तक प्रदेश के हित की बात है, उसमें कम वॉट में विक्रमादित्य सिंह विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके लिए कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए एक राजनेता का थॉट अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति। C और D श्रेणी के जो मतलब कर्मचारी है, उनका ट्रांसफर बैन हटा है, कैसा लग रहा है अब बड़े लंबे समय के बाद? देखिए, मैं तो ट्रांसफरों में पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरी आइडियोलॉजी पहले से हमेशा ऐसी रही है। आप देखेंगे जब मैं विपक्ष में भी था तो मैं सबसे कम ट्रांसफर करवाता था और वर्तमान में भी मैं ट्रांसफरों में विश्वास रखता नहीं हूँ। ठीक है, कोई मेरिट पे कोई आ रहा है, किसी का कोई जो है हेल्थ का ग्राउंड पे कोई केस है या कोई और जेन्युइन केस है, वहाँ पे ट्रांसफर्स होनी चाहिए। पर मेरा ये मत है, मेरा ये मानना है कि इसमें जैसे हरियाणा ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी, उस तर्ज पे आने वाले समय में ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, ऑन मेरिट होना चाहिए। और इसमें जो आपका शॉर्ट स्टे पे है या इस पे और जो इसकी अलग अलग कोडल फॉर्मेलिटीज है, उसको मद्देनजर रखते हुए कैटेगराइजेशन ऑफ हार्ड एरियाज एंड सॉफ्ट एरियाज वैसे हिमाचल को बंटवाकर इस पे काम होना चाहिए। इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ट्रांसफरों के अंदर नहीं होना चाहिए। और आई एम द लीस्ट पर्सन जो ट्रांसफरों की पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है। मगर ये जरूर है कि प्रशासनिक रूप से यहाँ पे मेरिट के हिसाब से लगता है कि कोई ट्रांसफर की आवश्यकता है या दूर दराज के इलाकों में कोई पोस्ट खाली है, उनको भरने की आवश्यकता है, उसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट करनी है, उसके हक में मैं हूँ। मगर बिना मतलब की ट्रांसफर्स, मैं इस चीज से बिल्कुल अपने को दूर रखता हूँ। प्रतिभा सिंह जी की अगर हम बात करें तो आजकल राजनीति से पूरी तरह से हट चुके हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो हटे हैं, तो क्या वो किसी स्तर पर नाराज है या कुछ और बात है, या
उन्होंने कहीं नहीं, और नाराज काम नहीं केंद्रित है, कर दिया? वो तो जो उनको जिम्मेवारी मिली है उन्होंने हमेशा उसका निर्वहन किया। हम्म, जब मेरे पिताजी को गुजरे जी। 2 महीने भी नहीं हुए थे, शायद 3 महीने भी नहीं हुए थे, राजीव शुक्ला जी आए और कहा कि हमें पार्टी को रिवाइव करना है, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। हम्म, हालांकि बनता नहीं था इतने जल्दी वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद मैदान में उतरना, मगर वो उन्होंने पार्टी के लिए निर्णय लिया कि उतरेंगे हम्म, और लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद पार्टी हाईकमान ने ही ये निर्णय लिया कि हम उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उन्होंने उसको भी स्वीकारा। तो ये जरूर है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर नहीं आई है, ये एक वास्तविक सच्चाई है। शी इज नॉट ऑर्गेनाइजेशनल वुमेन, मगर जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, बेशक मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ, हो सकता है उनको ऑर्गेनाइजेशनली हर चीज की समझ ना हो सकता है कि उनका बोलने का तरीका उतना ठीक ना हो जितना औरों का होता है, मगर उनको जो भी चैलेंजेस इन स्पाइट ऑफ दी ड्रॉबैक्स जो मिले, उनको उन्होंने हेड ऑन फेस किया और अपनी समझ से उस पर लड़ाई लड़ी और पार्टी को जीत के कगार पे लेकर आए। हमने विधानसभा का चुनाव जीते। अब पार्टी को उन्होंने कहा है, अभी पीछे सोनिया गांधी जी से मिले थे, कि आगे भी आप अगर जो भी जिम्मेवारी उनको देना चाहते हैं पार्टी के लिए, हमारा परिवार हमेशा समर्पित रहा है। जो भी वो जिम्मेवारी देना चाहते हैं, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कांग्रेस हाईकमांड। उसमें मांगने का तो कुछ सवाल पैदा होता ही नहीं है। जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको वो निभाएंगी। सर, अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हरिपुरधार में हुआ है जी। पीडब्ल्यूडी विभाग को खूब इसमें कोसा जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि क्या ये वहां के जनप्रतिनिधियों की कमी है, प्रशासन की कमी है, या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की कमी है जो रोड्स के हालात? देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि पूरे तरीके से पल्ला झाड़ने वाली बात तो मैं करूंगा नहीं। मैं अभी व्यक्तिगत रूप से वहां पे खुद नहीं जा पाया क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ मैं दिल्ली में था जी। उसके बाद मेरी कुछ व्यवस्थाएं रही, मैं वहां पे अभी नहीं जा पाया हूं, पर मैं खुद वहां पे जाऊंगा। मगर मैं इसकी रिपोर्ट भी तलब करी है और निश्चित तौर से प्रदेश में बहुत से इलाकों में जो पीछे बरसात भी हुई, ये सब नुकसान हुआ आपदा में, उसमें बहुत सी सड़कों का जो है स्थिति ठीक नहीं है। अब उनको रेगुलरली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस में फॉल्ट ड्राइवर की थी या खराब सड़कों की थी, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उस पर रेक्टिफिकेशन आने वाले समय में की जाएगी। मैंने पिछले कल भी इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हम एक नया कदम, हमने मजबूत कदम उठाया है कि हम जो है ये सीमेंट बेस्ड मॉड्यूल हमने इंट्रोड्यूस किया है प्रदेश के अंदर, इसमें बिटुमिनस मॉड्यूल, जिसमें हम सीमेंट को जो है ट्रीटमेंट करके उसको हम जगह जगह पे, खास करके उन इलाकों पे जहाँ पे लगातार सड़कें खराब हो रही है, बैठ रही है, वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें 10 साल की वारंटी है और 24 घंटे के अंदर अंदर लगाने के बाद वो सूख कर तैयार हो जाएगा। अभी हमने इसका टेस्ट ट्रायल जो है वो शोगी में, आपके शोगी मैली रोड के ऊपर किया है और आने वाले समय में मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि पूरे प्रदेश में ये स्टडी करे जहाँ पे सड़कों के नीचे पानी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, या जो नाले हैं कोई हाई मॉइस्चर वाले एरियाज़ है, हाई सैचुरेशन वाले एरियाज़ है, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि बार बार की जो ये टारिंग के बाद उखड़ने की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका लंबे समय तक जो है वो उससे निजात मिल सके। 10 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जयराम ठाकुर जी कहते थे कि हमने सड़कों का बड़ा तगड़ा विस्तार जो है वो किया। अब सेम डिपार्टमेंट आपके पास है, आपने क्या किया अपनी सरकार में आने के बाद? कितना आपको लगता है कि कितने हमने नेटवर्क को बढ़ाया है? मैं कह सकता हूं और आंकड़ों के साथ ये बात कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में करीबन 5,500 से 6,000 किलोमीटर सड़कें हमने प्रदेश में अतिरिक्त जो है वो बनाई है। आज हमारा रोड नेटवर्क करीबन 46,000 से लेकर 47,000 किलोमीटर्स का प्रदेश के अंदर है और इसमें सबसे बड़ा नेटवर्क जो है करीबन 23,000 करोड़ का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बना है। उसमें केंद्र का भी सहयोग रहा है। 2000 में ये स्कीम शुरू हुई थी, तब से लेकर 25 साल में 23,000 किलोमीटर इसमें बने हैं, मगर प्रदेश का भी उसमें योगदान रहा है। प्रदेश में उसमें डीपीआरस हमने बना के भेजी है, उसके माध्यम से ये चीज़ें पूरी हुई है। तो मैं हमेशा हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, विपक्ष के साथियों को कहा कि अगर ये गुणगान करते हैं कि आप दिल्ली से ये पैसा लेकर आए हैं, तो हमने डीपीआर हमने बनाई है, उसका काम हमने ग्राउंड पे किया। अगर हमारे अधिकारियों ने, हमारे इंजीनियर्स ने सही डीपीआर नहीं बनाई होती तो वो पैसा केंद्र से नहीं आता। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती है।
तो ये चीज़ भी हमको अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। दूसरा, आपसे ठेकेदार खासे नाराज है। एक तो पेमेंट्स को लेकर कि पीडब्ल्यूडी की पेमेंट्स जो है वो नहीं हो पा रही है। दूसरा, कई बार आपके जो है वो बड़े भयंकर बयान जो है वो विधानसभा से भी आ जाते हैं। एक बार आपने मंजू ठुकाई की जो है वो बात कर दी थी। तो ये बीच बीच में आप ठेकेदारों को डोज देते रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जी जहाँ तक पेमेंट्स की बात है। मेरी पूरी सहानुभूति जी और ठेकेदारों के साथ है। वो मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें इक्वल पार्टनर्स है। विभाग अकेले कुछ नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, तभी जाकर हम आगे बढ़ते हैं। उनका समय पर उनकी भुगतान की अदायगी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम प्रयास पूरा करते हैं समय समय पर। मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इसमें पूरा एफर्ट्स किए हैं। समय समय पर फाइनेंस से बात करके बिल्स को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। मगर ये एक कड़वा सच है कि प्रदेश आज एक गंभीर वित्तीय परिस्थिति से गुजर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज की करनी नहीं है, एक लंबे समय की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो उससे हम बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर समय समय पर थोड़ा थोड़ा पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स की करने का प्रयास किया भी जा रहा है। मगर उसमें कभी ट्रेजरी में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कहीं दिक्कत हो जाती है, तो उसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से उससे निपटने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कांग्रेस मनरेगा का जो स्कीम का नाम ही तो बदला है। भाजपा कह रही है कि क्या हो गया, नाम ही तो बदला है, जी राम जी नाम तो रखा है, विकसित भारत जी राम जी। देखिए, पहली बात सर? तो जहां तक नाम की बात है, महात्मा गांधी वे एक ऐसे व्यक्ति है जो केवल पूरे भारतवर्ष में नहीं मगर पूरे विश्व में आज उनको माना जाता है। उनकी अहिंसा की वजह से जो उन्होंने आंदोलन देश के अंदर चलाया और जिस तरीके से आज़ादी उनके नाम पे मिली है, ये उनका तिरस्कार है। जिस तरीके से नाम को बदलकर जो है आज उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, इसमें जो टेक्निकलिटीज़ है, इसमें जो बजट का एलोकेशन है, उसको जिस तरीके से बदला जा रहा है। पहले इसमें 90-10 का फंडिंग होती थी, इसमें केंद्र सरकार मैक्सिमम इसका बजट प्रोवाइड करती थी। आज उसको 60-40 पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, ऑल ओवर द कंट्री सब राज्य इससे चिंतित है। हालांकि जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर भी ये चिंताएं हैं कि इस बजट को आने वाले समय में कौन देगा। और इसमें सबसे ज्यादा डंगे आज अगर हमारे लग रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, सड़कें बन रही है, पगडंडियां बन रही है, छोटे टैंक्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजें मनरेगा के माध्यम से हुआ है। उसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम उसको बढ़ाएंगे, वो अच्छी बात है। मगर जो इसका जो मेन इसका जो मॉड्यूल है, अगर आप उसको ही चेंज कर देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर हमने विरोध जो है वो रखा है। तो भाजपा क्यों फिर समर्थन कर रही है? तो वो तो भाजपा वाले जाने क्यों कर रहे हैं। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि सरकार नए नए शहर बसाने की तो सोच रही है कि हम जाठिया देवी में बसाएंगे, शीतलपुर में बसाएंगे, सराहन की बात हो रही है और पठानकोट साइड भी एक शहर की बात हो रही है। लेकिन विरोध भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। बद्दी में भी संघर्ष समिति जो है वो बनी है। अभी कुछ दिन पहले आपसे जाठिया देवी और आसपास के जो गांव के लोग थे वो मिलने आए थे। तो कैसे इस टकराव को या ये जो बीच में अब लूप होल आ रहा है उसको दूर करेंगे? कैसे विकसित होंगे नए शहर? देखिए, ऐसा है कि शहर बनने तो बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय रहते हुए शहर बने, क्योंकि जिस तरीके की अर्बनाइजेशन हो रही है, और शिमला आप जानते हैं कि ब्रिटिश कैपिटल रहा है और उस समय जब बना था तो केवल 2000 के लोगों के लिए की आबादी के लिए बना था। आज शिमला की फ्लोटिंग पॉपुलेशन करीबन 3 से 3.5 लाख पॉपुलेशन शिमला की है। तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी को पार कर चुका है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नए शहर, सैटेलाइट टाउनशिप्स शिमला के इर्द गिर्द बने और एक नया शहर भी बने। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि जो है चंडीगढ़ के साथ उन्होंने ये कंसीव किया है कि हिम चंडीगढ़ जो हमारा बद्दी का इलाका है वहाँ पे बनना चाहिए। मगर इसमें मैं दूसरे पहलू से भी सहमत हूँ कि जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनके इंटरेस्ट को भी हमें वॉच करना है। चाहे वो ज़मीन अक्वायर हो रही है, चाहे लैंड पूलिंग के माध्यम से ज़मीन कोई दे रहा है, उसमें लुक्रेटिव डील्स बनाने की आवश्यकता है ताकि उनके इंटरेस्ट को भी वॉच किया जा सके। मगर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि शहरों को बनाना भी है,
सस्टेनेबल शहरों को बनाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है, उस चीज़ों से भी हमको शहर को लेस करना है। इसमें मैक्सिमम सोलर पावर हो, मैक्सिमम उसमें बायोगैस का इस्तेमाल हो, मैक्सिमम उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वहाँ पे चले। उस दृष्टि से भी हमें फ्यूचर को भी इन्विजन करना है, मगर इन्विजन के साथ साथ हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको भी समझना है, और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक तालमेल बनाने की आवश्यकता है। जाटिया देवी की अगर हम बात करें तो शायद पिछली कांग्रेस की सरकार के समय से, हाँ, उस समय से उसको कंसीव किया गया था, और उस समय करीबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 250 बीघा की जमीन उसके लिए हिमुडा के माध्यम से खरीदी गई थी। अब उसको बढ़ाने का प्रपोजल था 250 से ज्यादा, करीबन 650 बीघा तक उसको पहुंचाने की बात है, मगर उसमें वहाँ के ग्रामीण लोगों के कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस है। तो वो मुझे मिलने भी आए थे और उनको मैंने विश्वास दिया है, क्योंकि मैं वहाँ का लोकल एमएलए भी हूँ। उनको मैंने पूरा विश्वास दिया है कि वहाँ उन लोगों के इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसा वहाँ के ग्रामीण लोग कहेंगे उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। अगर वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई ज़मीन एक्वायर हो तो हम उसको नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर आप खूब एक्टिव रहते हैं और समय समय पर अपडेट करते रहते हैं लोगों कि हमने ये किया या ये करने जा रहे हैं। कुछ लोग उस पर ये कहते हैं, खासकर आपके विरोधी कहते हैं कि सोशल मीडिया की राजनीति तक ही जो है वो सीमित है। आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, ऐसा है कि तो कोई भी मीडिया हो वो केवल एक प्लेटफॉर्म है जी। वो प्लेटफॉर्म है दर्शाने के लिए कि आप धरातल पे क्या कार्य कर रहे हैं। वहां पे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखेगा वही जो बिकेगा, और उसको बिकाने के लिए, उसको बेचने के लिए कुछ ना कुछ उसमें होना भी चाहिए जी। तो हम तो केवल जो कार्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, कहीं सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं डंगे लग रहे हैं, कहीं नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कितनी किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बन रही है, उसको हम जो है वहां पे दर्शाते हैं। और मैं उसमें सवाल भी पूछता हूँ लोगों से, हम उनमें कोई कमियां हैं उसके बारे में भी लोगों से पूछा जाता है, और उसमें भर भर कर लोग अपने सुझावों को देते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि दिस इज ओनली अ प्लेटफॉर्म, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है एक विचारों के आदान प्रदान के लिए और एक सीधा जुड़ाव प्रदेश के लोगों के साथ करने के लिए। उसमें हमें बहुत से सुझाव भी मिलते हैं, उसमें हमें जो कमियां भी है वो भी हमको पता लगती है, और कमियां पता लगनी भी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, तभी हम अपने को और बेहतर करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। मुझे लगता है एक तरह से रिकॉर्ड भी रहता है उस पर कि कब आपने हाँ, बिल्कुल, कौन सा काम बिल्कुल, जो है वो किया। कौन सा काम कब हुआ है वो भी पूरा रिकॉर्ड रहता है, और कभी भी आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हिसाब से, सीएम सुक्खू जी के हिसाब से या कांग्रेस के कुछ और नेताओं के हिसाब से 6 गारंटियां पूरी हो चुकी है, जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। आपके हिसाब से कितनी गारंटियां पूरी हो चुकी है? नहीं, निश्चित तौर से आस्ते आस्ते बजट को मद्देनजर रखते हुए सारी जो हमारी गारंटीज है हम उसको निश्चित तौर से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं को सहयोग देने की बात है, रोजगार देने की बात है, स्वरोजगार देने की बात है, हर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सरकारी क्षेत्र में रिकॉर्ड नौकरियां निकाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हाल ही में ही करीबन 3200 नौकरियां जो है वो एजुकेशन में निकाली गई है, आपके रूरल डेवलपमेंट में ब्लॉक ऑफिस की निकाली गई है, मेरे विभाग में जेईस की भर्तियां निकाली गई है, जेओआईटी की भर्तियां निकाली गई है। हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसको और मजबूत करने का मजबूती से जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार तो क्या कहे, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन यहाँ पर दी है कि आपको 30 अप्रैल से पहले चुनाव करने होंगे। सीएम सुक्खू जी कह रहे हैं कि अभी भी हम इसका अध्ययन करेंगे। विपक्ष इसकी किरकिरी कर रहा है कि हाई कोर्ट जब अपना फैसला सुना दिया वो सर्वोपरि है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, फिर भी अध्ययन करने की बात की जा रही है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या सरकार में दम नहीं है इलेक्शन में उतरने का, या पैसा नहीं है? नहीं, दम तो पूरा है, और वैसे भी जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की पूरी मंशा है कि समय पे चुनाव होने चाहिए, होने भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पहली बारी तो नहीं हो रहे, हर बार चुनाव पहले भी हुए हैं, चाहे हम विपक्ष में थे उस समय भी हुए, उसके पहले सरकार में भी हुए हैं, तो अभी भी होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें जो बातें या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात करी है तो उसको पूरा किया जाएगा, और आने वाले समय में जो अगली कैबिनेट है उसमें इसके ऊपर चर्चा होगी कि कब ये होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस प्रारूप में होने चाहिए, तो उस पर पूरी चर्चा होगी। और मुझे विश्वास है कि जो समय तिथि है जो दी गई है
उस पर निर्धारित रूप से चुनाव होने चाहिए और होंगे। विपक्ष का आरोप है कि इस करंट सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ये जयराम ठाकुर जी ये कहते हैं, डॉक्टर बिंदल कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि निराशा ही हाथ लग रही है, लोगों से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लगातार चाहे वो चिट्टे की तस्करी की बात हो, चाहे वो और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बात हो, अभी नई गाड़ियां लेने की बात हो, नई इंटरसेप्टर व्हीकल्स हमने हर जिले के अंदर भिजवाई है। हालांकि मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से उनकी प्रिक्रूटमेंट हुई है पीडब्ल्यू के माध्यम से, और उनको अब पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है। अभी चिट्टे के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी है, अपने विभाग के कितने कांस्टेबल्स को और एएसआईज को सस्पेंड किया है। तो ये एक दृष्टि है और एक दृढ़ सोच है कि हमें जो है चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई करनी है। वैसे ही जो और भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कोई भी कमियां पाई जाती है उसको ठीक करने का कोशिश की जा रही है। पहले पैरोल पे बहुत से लोग छूट जाते थे, उनको भी अब उस पर भी संशोधन किया है, सख्ती करी है कि अगर कोई पैरोल पे छूटता है और उसका कंडक्ट ठीक नहीं है तो उसको वापस जेल के जो है कारागार में वापस डाल दिया जाता है। तो हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रदेश के अंदर बनी रहे। पर यह ज़रूर है कि जो हमारे साथ लगते राज्य है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे जो ये फिरौतियों की जो एक बिजनेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका इफेक्ट हमें हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो बद्दी है, चाहे वो ऊना है, चाहे वो टालीवाल है। वहाँ पे जितने भी औद्योगिक खाने हैं, कारखाने हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको लगातार फिरौतियों के कॉल आ रही है। मगर उसमें प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है, पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और इंटर स्टेट नेटवर्क पंजाब पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ बनाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि इस नेटवर्क को जो है वो दबाया जा सके। सर, जनता का दबी आवाज में ये कहना है कि विक्रमादित्य सिंह की जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जमती नहीं है और जयराम ठाकुर के साथ जो है वो बढ़िया जमती है। इन बातों को आप किस तरीके से देखिए, क्या ये सत्य था? देखिए, मेरी तो सबके साथ जमती है और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जैसे अपनी शुरुआत में कहा कि मेरी तो भी राजनीतिक इंटर्नशिप चल रही है जी, है ना, और लंबा है। तो ये तो मैं अभी इनसे सीख रहा हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी है, चाहे विपक्ष के नेता है, इनसे हम सीख रहे हैं। तो ये तो ना मेरी दोनों मेरी उम्र के डबल है। एक शायद 60 के है, एक 75 के है, मुझे नहीं पता उम्र क्या है, 62 साल, बट दे आर एल्डर टू मी। तो मैं उनको एक बड़े भाई के रूप में दोनों को देखता हूँ। दोनों से सीखने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय के लिए हिमाचल को किस दिशा में लेकर जाना है, मेरा तो सिंगल पॉइंट एजेंडा उसी ओर चलता है। बाकी इनसे सीखेंगे, इनका आशीर्वाद लेंगे और लंबी समय के लिए आगे कैसे कार्य करना है प्रदेश के लिए, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस वहां पर है। दूसरा, भाजपा का ये कहना है कि ऑल्टो में पैक कर देंगे। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आज चुनाव हो जाए तो आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में वापस लौट जाएगी या फिर वो जो ऑल्टो वाली बात है वो? देखिए, अभी तो 2 साल का कार्यकाल और शेष है, उम्मीद है अभी। और उम्मीद पूरी है और उम्मीद नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 2 साल में वित्तीय परिस्थिति भी बेहतर होगी प्रदेश में और हम और मजबूती से आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं, उसको हम पूरा करेंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाएगी। और चुनाव के परिणाम तो जनता के हाथ में होते हैं, क्या अल्टीमेटली रहता है, दैट इज फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू डिसाइड। पर हमारा दायित्व है कि हम पूरी मजबूती से अपने कार्य को करें और पूरे दमखम के साथ मैदान में चुनावी जंग में उतरे, उसमें शीर्ष नेतृत्व के साथ भी लड़े और तलवार को निकालने में और तलवार को लहराने में कोई कमी ना रखी जाए, क्या बात, वो नहीं रहेगी। क्या बात है। और आपकी तस्वीरें तो कई वायरल होती रहती हैं जब आप तलवार लहराते हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो मैं अगला प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं वो ये है कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा को लेकर के आपको बड़ी लंबी लड़ाई एक तरीके से जो है वो लड़नी पड़ी, संघर्ष कड़ा रहा, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं तो धन्यवादी हूँ प्रियंका गांधी जी का, राजीव शुक्ला जी का, खड़गे जी का और विशेष रूप से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जी, इनका विशेष प्यार मिला और उन्होंने इस मूर्ति को लगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें एक बड़ा योगदान रहा, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये केवल मेरी लड़ाई नहीं थी, ये केवल विक्रमादित्य सिंह की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई भी मैं इसको नहीं कहूँगा, मगर ये भाव प्रदेश के लोगों के थे।
क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग उनको आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में मानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। और उनकी प्रतिमा उनके राजनीतिक कद के हिसाब से डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के साथ रिज मैदान पे लगनी चाहिए थी, जो लगी है। उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि सोनिया गांधी जी अपनी खराब जो है उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, नासार थी, मगर उसके बावजूद वो शिमला आई और इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि क्या लगाव सोनिया गांधी जी का वीरभद्र सिंह जी के प्रति रहा और किस नज़रिए से हाईकमांड उनको देखता था और आने वाले समय में उनकी लेगेसी को देखता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। मंडी की याद आती है आपको कभी? नहीं, मंडी तो हिमाचल का दिल है और मंडी के साथ मेरा लगाव हमेशा था, है और रहेगा। मेरे पिताजी ने बहुत लंबे समय तक राजनीति मंडी से ही शुरुआत करी। प्रतिभा सिंह जी वहाँ से सांसद रही। तो आपका अगला प्रश्न ये होगा कि चुनाव ना जीतने के बावजूद भी क्या उसमें कुछ कमी आई है? तो मैं उसी मैं ये प्रश्न भी मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा लगाव पूरा वहाँ के लोगों के साथ है और लंबे समय तक है। वहाँ के मुद्दों को उठाना, वहाँ के कार्यों को आगे करना, ये मेरा हमेशा से प्राथमिकता रही है। उनके सुख में, उनके दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। आप कंगना रनौत के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि देखिए कैसा चल रहा है? ये सवाल आप हिमाचल प्रदेश की जनता से करना कि कंगना जी के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं। मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, मेरी बड़ी बहन है। आप बोलना नहीं चाहते हैं? वो हिमाचल की हितों की पैरवी करें, मंडी संसदीय क्षेत्र के हितों की पैरवी लोकसभा के अंदर करे, मगर कैसा कार्यकाल उनका रहा, ये इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बेहतर दे सकेगी मेरे से। ठीक, रैपिड फायर हो जाए थोड़ा सा, 2-4 प्रश्न में, तो आपने हाँ या ना में जवाब देना है, या जो भी मैं आपसे जिस भी हिसाब से पूछूंगा। मंत्री होना सत्ता है या संघर्ष? संघर्ष। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा रैपिड फायर का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मंत्रियों में, ये हाँ या ना में आपने इसका जवाब देना है, कि क्या मंत्रियों और सरकार में तालमेल की कमी है? नहीं, कमी तो कोई नहीं है। पहले आप हाँ करने लगे थे। अच्छा, अब एक शब्द में आपको जवाब देना है। आप नेता हैं या सिस्टम से लड़ने वाले मंत्री? मैं हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को उठाने वाला एक व्यक्ति हूं, जो वर्तमान में मंत्री हूं, मगर हमेशा हिमाचल की आवाज़ को उठाता रहूंगा। प्रदेश के जो अधिकारी है, जो आम जनमानस है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं प्रदेश के अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा कि आपका एक बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में रहा है, हिमाचल को बनाने में रहा है। चाहे वो हमारे पूर्व में जितने चीफ सेक्रेटरीज रहे, डीजीपीज रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, सबका योगदान रहा है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं उसी अपने स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहूँगा कि कोई भी अधिकारी अपने को जो है वो शासक बनने की गलती ना करे। वी आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, हम सब जनता के सेवक हैं और उसी मानसिकता के साथ हमें कार्य करना है, हिमाचल को आगे लेकर जाना है। कमियां हमारे अंदर भी है और कमियां प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर भी है। हमें एक दूसरे की ढाल भी बनना है, एक दूसरे का समर्थन भी करना है, मगर ये देखना है कि हम अहंकार में कहीं प्रदेश की जनता को पीछे ना छोड़ दे। इस चीज़ का हमको एक दूसरे को एहसास दिलवाने की समय समय के ऊपर आवश्यकता है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा। वीरभद्र सिंह जी की कोई ऐसी सीख जो आपको याद आती हो कि उन्होंने आपको दी थी, या जो बार बार वो कहते थे? ठीक है, वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि जब भी आप किसी राजनीतिक या चुनी हुई कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, आपको हमेशा सबको एक दृष्टि से देखना है। और मैं आपको सच्चे मन से ये बात कह सकता हूँ कि जिस दिन से मैं विधायक बना हूँ, मैंने शिमला ग्रामीण, जहाँ से मैं पहली बारी विधायक बना, मैंने वहाँ के हर व्यक्ति को एक समान नज़र से देखा है, चाहे उसने चुनाव में मेरा समर्थन किया या नहीं किया। और जब से मैं मंत्री बना हूँ, मैंने हिमाचल के 75 लाख लोगों को एक नज़र से देखा है। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, मैं कभी नहीं पूछता कि ये भाजपा का है या कांग्रेस का है। जो हमसे बन सकता है हम उनकी मदद करते हैं, नहीं हो सकता तो मुंह पे कह देते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है। तो इस बेबाक तरीके से एक साफ दृष्टि से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रदेश की जनता को ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है, दैट डिसीजन इज विद द पीपल ऑफ द स्टेट, मगर मैं हमेशा इस सोच के साथ हमेशा आगे चलता रहूंगा। क्या बात है।
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये अच्छा लगता है कि जब सामने से नेता बेबाकी से और खुल करके जवाब दे, बहुत ज्यादा चीजों को ना घुमाए। हालांकि नेता लोग थोड़ा चीजों को घुमाते हैं, लेकिन थोड़ा घुमाए तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा घुमाए तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आप सीधे जो है वो बात रखते हैं और हमेशा ही आपसे बात करना अच्छा लगता है। आज भी हमने थैंक बातचीत यू करी। वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाइफ टाइम्स टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और आप भी हिमाचल के इस मीडिया हाउस के माध्यम से हिमाचल के मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे, जी हमारी कमियों को भी उजागर करते रहे। मुझे अच्छा लगेगा, जितनी कमियों को आप उजागर करेंगे उतना हम सीखेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। तो मिलकर, चाहे वो लोकतंत्र में, चाहे डेमोक्रेसी में, चाहे हमारा जर्नलिज्म है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, सबका अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेवारी है। सबको उस अपने तालमेल के साथ आगे बढ़ना है। ये चारों पिलर्स ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है और उसी दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रूनेस रिपोर्टिंग। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मंत्री और यंग मंत्री, डायनामिक लीडर हम कह सकते हैं, मौजूद थे, जिन्होंने दिल खोल करके बातचीत करी, अपने व्यूज रखे और अपना कीमती समय हमें दिया। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।